इंडियन हिस्ट्री में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुषाण वंश के पतन के बाद हमारे सामने एक नया वंश सामने आता है, एक नया साम्राज्य सामने आता है जिसका नाम होता है गुप्त साम्राज्य, गुप्तास पीरियड्स, जो आपकी मर्जी हो आप बोल सकते हो। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? इस गुप्तास साम्राज्य को ही कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य को ही कहा जाता है। ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को ही कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ है। किसका? गुप्त साम्राज्य का। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। यानी गुप्त वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? क्वेश्चन आता है किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है गुप्त वंश का संस्थापक। 240 से 280 ईस्वी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त फर्स्ट हुआ, यानी चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी चंद्रगुप्त प्रथम। तथा इसने महाराज अधिकार की उपाधि धारण करी थी। किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। किसकी उपाधि? महाराज अधिकार की उपाधि धारण करी थी। ये क्वेश्चन आता है, महाराज अधिकार की उपाधि किसने धारण करी? चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण करी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त होता है। यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? राजगद्दी पर समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठते हैं, जो 335 ईस्वी पर राजगद्दी पर बैठा। कौन? समुद्रगुप्त। गद्दी पर बैठने के बाद इसने क्या किया? इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन जब बोला जाने लगा। किसको? समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन भी आता है, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाने लगा? समुद्रगुप्त को बोला जाने लगा। लेकिन भारत का नेपोलियन इसे बोला किसने? तो इसको बोला है विंसेंट स्मिथ ने। इसको क्या बोला है? भारत का नेपोलियन बोला है। किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि हरिशेन था। यानी इनके दरबार में जो कवि रहता था उसका नाम था हरिशेन। जिसने क्या लिखी है? जिसने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति, जो आपकी मर्जी आप बोल सकते हो। लेकिन ये बात याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिशेन ने लिखी है। किसके दरबार में रहता था? समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। इसने रचना करी है। ये भगवान विष्णु को बहुत मानता था। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा मानता था। और संगीत का प्रेमी कौन है? संगीत का प्रेमी भी समुद्रगुप्त ही है। इसे संगीत का प्रेमी बताया गया है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए इसके सिक्के पर जो इसकी तस्वीर थी वो वीणा बजाते हुए दिखाई गई है। इसे कविराज भी कहते हैं। किसको? समुद्रगुप्त को। इसे कविराज की उपाधि भी दी गई है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है। चंद्रगुप्त सेकेंड इसका उत्तराधिकारी बनता है गुप्त साम्राज्य में, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी पर राजगद्दी पर बैठता है। इसके दरबार में 9 रत्न थे। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले किसके दरबार में 9 रत्न थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही था जिसके दरबार में 9 रत्न थे। हालांकि अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे, लेकिन वो हम मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे। इसके दरबार में 9 रत्न थे। इसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आता है। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आता है। हालांकि फाहियान ने भी किताब लिखी है फू क्यों की, वो बुक्स और राइटर में हम लोग देख लेंगे। चीनी यात्री फाहियान इसके दरबार में आता है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के प्रारंभ करता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय दूसरा। सिक्के प्रारंभ करें किसके उपलक्ष्य में? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में सिक्के प्रारंभ किए, वो भी चांदी के। इसलिए इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त राजगद्दी पर बैठता है। कौन? कुमारगुप्त राजगद्दी पर बैठता है तथा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। आप लोग कमेंट करिएगा ये नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है। तथा कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठता है। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त राजगद्दी पर बैठता है तथा इसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण होता है। हूण लोग जब आक्रमण कर देते हैं ना, हूणों के आक्रमण के समय ही क्या होता है? उसी समय चीन की दीवार बनने का काम शुरू होता है। एक और कमेंट करिएगा, चीन की दीवार किसने बनवाई थी?
चीन की दीवार का निर्माण का कार्य शुरू होता है हुणों के आक्रमण के दौरान। किसके शासनकाल में होता है? स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण होता है। ये क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे उठ के। अंतिम गुप्त शासक बनता है विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक बनता है विष्णुगुप्त। प्रथम भी पूछ लेते हैं, कभी कभी अंतिम भी पूछ लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन समुद्रगुप्त और ज्यादातर चंद्रगुप्त द्वितीय से देखने को मिले अभी तक। गुप्त साम्राज्य की दरबारी भाषा होती है संस्कृत। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इनकी दरबारी भाषा क्या थी? इनकी दरबारी भाषा थी संस्कृत। और गुप्त साम्राज्य का यहाँ से क्या होता है? यहाँ से गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। आगे हम बात करेंगे पुष्यभूति वंश की, जो हर्षवर्धन का वंश है। तब तक आप लोग मुझे यूं ही देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।